कभी सोचा है कि ताश की गड्डी को कितनी बार फेंटना चाहिए कि पत्ते एकदम ठीक से मिक्स हो जाएं? हाँ, या फिर जैसे फोन का कीबोर्ड अगला शब्द कैसे बता देता है। बिल्कुल। या सर्च इंजन वो कैसे ठीक वही पेज ले आता है जो हम ढूंढ रहे होते हैं। सुनने में तो ये सब अलग अलग लगता है, पर इन सब का जवाब एक ही अजीब सी कहानी में है। हाँ, और वो कहानी जुड़ी है रूस से 100 साल से भी पहले गणितज्ञों के बीच हुए एक क्या कहते हैं झगड़े से। अच्छा। हाँ बिल्कुल, आज हम इसी कहानी के तहत तक जाएंगे। देखेंगे कि कैसे एक एकेडमिक बहस ने धीरे धीरे करके हमारी दुनिया को बदल दिया। मतलब परमाणु बम से लेकर इंटरनेट सर्च तक। और उससे भी आगे ये विचारों की एक ऐसी चेन है जिसने अनजाने में मॉडर्न टेक्नोलॉजी की नींव रख दी। कमाल है। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प कहानी। जरूर। तो कहानी शुरू होती है 1905 के रूस से। माहौल काफी तनावपूर्ण था। जार यानी शासक के खिलाफ समाजवादी ग्रुप्स उठ रहे थे। हाँ, देश में मतलब एक तरह का विभाजन था, जार के समर्थक और दूसरी तरफ वो लोग जो बदलाव चाहते थे, समाजवादी। और ये बंटवारा सिर्फ सड़कों पर नहीं था, है ना, ये अकादमिक दुनिया तक पहुंच गया था। बिल्कुल, खासकर गणितज्ञों के बीच। एक तरफ थे पावेल नेक्रासोव, जार समर्थक थे। हाँ, सुनारों ने प्रायिकता का जार भी कहते थे। हाँ, कुछ लोग मजाक में कहते थे। उनका मानना था कि गणित का इस्तेमाल ईश्वर की मर्जी और इंसान की जो स्वतंत्र इच्छा है, फ्री विल, उसे साबित करने के लिए किया जा सकता है। अच्छा, और दूसरी तरफ? दूसरी तरफ थे आंद्रे मार्कोव, थोड़े क्या कहते गुस्सैल मिजाज के। उन्हें आंद्रे द फ्यूरियस भी कहते थे। अरे बाप रे। वो पक्के नास्तिक थे और गणित में उन्हें किसी भी तरह की ढिलाई या ये फिलॉसफी वाली बातें पसंद नहीं थी। उनका मानना था गणित एकदम सटीक होना चाहिए, धर्म या फ्री विल से इसका कोई लेना देना नहीं। तो इन दोनों में ठन गई। हाँ, और झगड़ा एक खास गणितीय सिद्धांत पर आके टिक गया, लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स, मतलब बड़ी संख्याओं का नियम। हाँ, ये तो सुना है। मतलब अगर आप कोई स्वतंत्र चीज बार बार करें, जैसे सिक्का उछालना, हाँ, तो कई बार करने पर नतीजा लगभग वही आता है जो अपेक्षित है। बिल्कुल। जैसे सिक्का 1000 बार उछालें तो हेड और टेल करीब करीब आधे आधे आएंगे। हाँ, शुरुआत में भले ही कुछ भी आए। ये सिद्धांत तो जैकब बर्नोली ने 1713 में ही दे दिया था। हाँ। लेकिन उन्होंने ये स्वतंत्र घटनाओं के लिए साबित किया था, मतलब ऐसी घटनाएं जहां एक का नतीजा दूसरे को प्रभावित न करे। सही। अब नेक्रासोव ने क्या किया, उन्होंने इसी सिद्धांत को समाज पर लगाने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि सामाजिक आंकड़े हैं, जैसे शादी की दर या अपराध की दर, वो साल दर साल लगभग स्थिर रहते हैं। तो उन्होंने कहा, देखो, ये भी लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स का पालन कर रहे हैं। अच्छा, तो इससे क्या साबित हुआ? यहीं पर उन्होंने वो छलांग लगाई। उन्होंने तर्क दिया कि अगर ये आंकड़े एलएलएन मान रहे हैं, तो इनके पीछे जो इंसानी फैसले हैं, शादी करना या अपराध करना, वो जरूर स्वतंत्र होंगे। ये फ्री विल का सबूत है। अरे, मतलब गणित से फ्री विल साबित कर रहे थे वो? हाँ, कुछ ऐसा ही। लेकिन मार्कोव के लिए ये बिल्कुल बकवास थी। उन्हें लगा ये गणित का मजाक है। उन्होंने ठान लिया कि वो साबित करके रहेंगे कि नेक्रासोव गलत है। वो दिखाएंगे कि निर्भर घटनाएं भी, जहां एक घटना का नतीजा अगली को प्रभावित करता है, वो भी एलएलएन का पालन कर सकती हैं। मतलब अगर वो ये साबित कर देते तो नेक्रासोव का फ्री विल वाला तर्क अपने आप गिर जाता। बिल्कुल, यही उनका मकसद था। तो ये साबित करने के लिए उन्होंने क्या किया? कोई जटिल गणितीय प्रूफ? नहीं, उन्होंने रास्ता चुना साहित्य का। बड़ा दिलचस्प तरीका था। साहित्य का? कैसे? उन्होंने रूस के मशहूर कवि अलेक्जेंडर पुश्किन की कविता ली, यूजीन ओनेगिन। उसके पहले 20,000 अक्षर लिए, सारे स्पेस, सारे विराम चिन्ह हटा दिए। अच्छा, फिर उन्होंने गिना, पाया कि 43% अक्षर स्वर थे और 57% व्यंजन। यहां तक तो ठीक था। फिर उन्होंने अक्षरों के जोड़े देखे, जैसे एक स्वर के बाद क्या आता है, एक व्यंजन के बाद क्या आता है। और क्या मिला? उन्होंने पाया कि अक्षरों का क्रम स्वतंत्र नहीं है। जैसे अगर अक्षर स्वतंत्र होते तो गणितीय रूप से एक स्वर के बाद दूसरा स्वर आने की संभावना करीब 18% होनी चाहिए थी। अच्छा। लेकिन जब उन्होंने कविता में गिना तो ये संभावना सिर्फ 13% निकली। मतलब अगर पिछला अक्षर स्वर है तो अगला अक्षर व्यंजन होने की संभावना ज्यादा थी। मतलब अक्षर एक दूसरे पर निर्भर थे। बिल्कुल, रूसी भाषा में ऐसा ही होता है। ये तो पहला कदम था। अब उन्हें दिखाना था कि इस निर्भरता के बावजूद ये सिस्टम एलएलएन का पालन करता है। वो कैसे किया? इसके लिए उन्होंने एक तरह की भविष्यवाणी मशीन की कल्पना की। मान लीजिए 2 स्टेट हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। अवस्थाएं। हाँ, अवस्थाएं।
फिर उन्होंने कविता के आंकड़ों से ये निकाला कि अगर आप स्वर अवस्था में है तो अगले अक्षर के स्वर होने की संभावना क्या है, 13%, और व्यंजन होने की क्या, 87%। इसी तरह व्यंजन अवस्था से आगे जाने की संभावनाएं निकाली। ये तीर जैसे हो गए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के रास्ते और उनकी संभावनाएं। बिल्कुल, इनको ट्रांजिशन या संक्रमण कहते हैं। अब उन्होंने इस काल्पनिक मशीन को चलाया, एक अक्षर से शुरू किया, फिर संभावना के आधार पर अगला चुना, फिर उससे अगला, ऐसे हजारों कदम चले। और नतीजा क्या निकला? लंबे समय बाद क्या हुआ? नतीजा कमाल का था। हजारों कदम चलने के बाद स्वरों और व्यंजनों का जो अनुपात निकला वो ठीक वही था जो उन्होंने सीधे कविता से गिना था। 43% स्वर, 57% व्यंजन। अरे वाह! मतलब एक सिस्टम जहां हर अगला कदम पिछले पर निर्भर था, हाँ, वो भी आखिर में लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स का पालन कर रहा था। एग्जैक्टली। और यही मार्कोव की जीत थी। उन्होंने दिखा दिया कि सिर्फ इसलिए कि कोई आंकड़ा LLN का पालन कर रहा है, ये जरूरी नहीं कि उसके पीछे के कारण स्वतंत्र हो। तो निक्रासोव का फ्री विल वाला तर्क गणितीय रूप से गलत साबित हो गया। मार्कोव ने अपने पेपर के आखिर में लिखा भी, इस प्रकार प्रायिकता के लिए स्वतंत्र इच्छा आवश्यक नहीं है और न ही गणितीय स्वतंत्रता। और इसी मॉडल को, जहां सिस्टम की अगली अवस्था सिर्फ उसकी वर्तमान अवस्था पर निर्भर करती है, उसे मार्कोव चेन कहा गया। हाँ, ये मेमोरी लेस या स्मृतिहीन गुण ही इसकी खासियत है। सिस्टम को याद रखने की जरूरत नहीं कि वो इस हालत में कैसे पहुंचा, बस ये जानना काफी है कि वो अभी कहाँ है। लेकिन उस समय शायद इसकी अहमियत किसी ने नहीं समझी। नहीं, ज्यादा लोगों ने नहीं। खुद मार्कोव भी इसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल में कोई रुचि नहीं रखते थे। उनके लिए तो ये बस नेक्रासोव को गलत साबित करने का तरीका था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। ये मार्कोव चेन जो एक झगड़े से निकली थी, जी, दशकों बाद एक बहुत बड़े, बहुत गुप्त प्रोजेक्ट में काम आई। हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मैनहट्टन प्रोजेक्ट, पहला परमाणु बम बनाने का प्रयास। बिल्कुल। वहाँ एक गणितज्ञ थे, स्टैनिस्लाव उलम। उनका काम था ये समझना कि बम के कोर में न्यूट्रॉन कैसे चलते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं। जो कि बहुत जटिल प्रक्रिया होगी। बेहद जटिल और बुरी तरह निर्भर। एक न्यूट्रॉन का क्या होगा, ये इस पर निर्भर करता है कि वो कहाँ है, किससे टकराता है, उसकी ऊर्जा कितनी है, वगैरह वगैरह। और चुनौती ये थी कि बम के लिए जो यूरेनियम 235 चाहिए था, वो बहुत महंगा और कम था। हाँ, तो वैज्ञानिकों को ठीक ठीक जानना था कि कम से कम कितना यूरेनियम लगेगा। सीधे गणना करना लगभग नामुमकिन था। तो हुआ ये कि 1946 में युद्ध के बाद उलम बीमार पड़ गए, काफी गंभीर रूप से। अच्छा। ठीक होने के दौरान बिस्तर पर पड़े पड़े टाइम पास करने के लिए वो ताश का खेल खेलने लगे, सॉलिटेयर। हाँ, वो अकेले खेलने वाला। वही खेलते खेलते उनके दिमाग में सवाल आया, सॉलिटेयर का एक रैंडम गेम जीतने की संभावना क्या है? ये कैसे पता चलेगा? 52 पत्ते हैं, उनको जमाने के तो अरबों खरबों तरीके हैं। हाँ, गणित से हल करना नामुमकिन था। तब उलम ने सोचा, क्यों ना ऐसा करें कि सैकड़ों गेम खेलें और गिन ले कि कितने जीते, उससे एक अंदाजा तो मिल ही जाएगा। अच्छा, मतलब सीधे सिमुलेशन से? बिल्कुल। जब वो ठीक होकर काम पर लौटे तो अचानक उन्हें लगा, अरे यही तरीका न्यूट्रॉन वाली समस्या पर क्यों नहीं लगा सकते? मतलब क्यों ना कंप्यूटर पर हजारों बार न्यूट्रॉन के संभावित रास्तों को सिमुलेट करके देखें कि औसतन क्या होता है। ये आइडिया उन्होंने जॉन वॉन न्यूमन को बताया। हाँ, और वॉन न्यूमन जैसे जीनियस फौरन समझ गए कि ये बहुत पावरफुल आइडिया है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। क्या? सॉलिटेयर का हर गेम तो स्वतंत्र होता है, एक गेम का नतीजा दूसरे पर निर्भर नहीं करता, पर न्यूट्रॉन का व्यवहार तो निर्भर था। एक न्यूट्रॉन क्या करेगा ये उसके पिछले टकरावों पर निर्भर करता था। तो यहाँ पर हाँ, यहीं वॉन न्यूमन को मार्कोव की चेन याद आई। उन्होंने महसूस किया कि न्यूट्रॉन के व्यवहार को मॉडल करने के लिए मार्कोव चेन एकदम सही टूल है। उन्होंने मॉडल कैसे बनाया? उन्होंने न्यूट्रॉन की कई अवस्थाएं, स्टेट्स डिफाइन की, जैसे कोर में घूमना, किसी एटम से टकराकर दिशा बदलना, कोर से बाहर निकल जाना, या फिर यूरेनियम 235 से टकराकर फिशन करना और 2-3 नए न्यूट्रॉन पैदा करना। और इन अवस्थाओं के बीच जाने की संभावनाएं? वो फिक्स नहीं थी। वो न्यूट्रॉन की ऊर्जा, उसकी पोजीशन वगैरह पर निर्भर करती थी। ये एक तरह की डायनामिक मार्कोव चेन थी। अच्छा, फिर इस मॉडल का क्या किया? उन्होंने इस मॉडल को उस समय के सबसे शुरुआती इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरों में से एक ENIAC
उस पर चलाया। उस जमाने के कंप्यूटर पर? हाँ, कंप्यूटर ने हजारों बार ये सिमुलेशन चलाया। हर बार वो ट्रैक करता था कि औसतन कितने नए न्यूट्रॉन पैदा हो रहे हैं। इस औसत को गुणन कारक या के कहा गया। तो अगर के 1 से ज्यादा है, चिन्ह बढ़ता जाएगा और बम बन सकता है। बिल्कुल। और अगर के 1 से कम है तो रिएक्शन धीमा पड़कर रुक जाएगा। इस तरह बिना जटिल गणितीय समीकरण हल किए सिर्फ सिमुलेशन से वो ये अंदाजा लगा पाए कि बम बनाने के लिए कितना यूरेनियम चाहिए। कमाल है। और इस मेथड का नाम? उलम ने इसे मजाक में मोंटे कार्लो विधि कहा, मोनाको के कसिनो की याद में, क्योंकि ये रैंडमनेस और संभावनाओं पर आधारित थे। वाह, मतलब एक गणितीय झगड़ा, फिर सॉलिटेयर और फिर परमाणु बम। हाँ, और कहानी अभी बाकी है। अच्छा, अब कहाँ जा रही है ये चीन? अब आते हैं 1990s के दशक में। इंटरनेट का दौर शुरू हो रहा था। हाँ, वर्ल्ड वाइड वेब, रोज हजारों नए पेज बन रहे थे। सही। और सबसे बड़ी समस्या थी, इतनी सारी जानकारी में से काम की चीज ढूंढे कैसे। शुरुआती सर्च इंजन थे तो सही, जैसे याहू वगैरह। हाँ, पर वो ज्यादातर ये देखते थे कि आपने जो शब्द खोजा है वो पेज पर कितनी बार आया है। अच्छा, कीवर्ड डेंसिटी। हाँ, और लोग इसका फायदा उठाते थे चालाकी से। अपने पेज पर मान लो सफेद बैकग्राउंड पर सफेद रंग से सैकड़ों बार कीवर्ड भर देते थे, ताकि उनका पेज ऊपर दिखे। बिल्कुल। नतीजों में रेलेवेंस तो शायद होती थी, पर क्वालिटी का भरोसा नहीं था। तो जरूरत थी एक बेहतर तरीके की। हाँ, और इसी समस्या पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2 छात्र काम कर रहे थे, सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज। गूगल वाले? हाँ, वही। उन्हें एक आइडिया आया जो अकादमिक दुनिया से ही लिया गया था। जैसे कोई रिसर्च पेपर जितना ज्यादा साइट होता है उतना महत्वपूर्ण माना जाता है, वैसे ही वेब पर जिस पेज को जितने ज्यादा दूसरे पेज लिंक करते हैं वो उतना ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। हर लिंक एक तरह का वोट या समर्थन है। ये तो लॉजिकल लगता है, लेकिन इसे गणितीय रूप कैसे दिया? कहीं फिर से? हाँ, फिर से मार्कोव चेन। अरे कैसे? उन्होंने पूरे वर्ल्ड वाइड वेब को एक बहुत बड़ी विशाल मार्कोव चेन की तरह इमेजिन किया। अच्छा। हर वेब पेज एक अवस्थान, और एक पेज से दूसरे पेज पर जाने वाला लिंक वो एक संक्रमण है। इसे ऐसे सोच सकते हैं कि एक कोई यूजर है, एक रैंडम सर्फर जो वेब पर है। बिल्कुल। वो किसी पेज पर है और उस पेज पर जितने भी लिंक हैं उनमें से किसी एक पर रैंडमली क्लिक करके अगले पेज पर चला जाता है, फिर वहां से अगले पर, और ऐसे चलता रहता है। ठीक है। तो सवाल ये है कि अगर ये रैंडम सर्फर ऐसे ही अनंत समय तक क्लिक करता रहे तो लंबे समय में वो किस पेज पर अपना सबसे ज्यादा टाइम बिताएगा? अच्छा, जिस पेज पर वो सबसे ज्यादा रुकेगा वही सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा। एग्जैक्टली। जिस पेज पर पहुंचने की संभावना सबसे ज्यादा होगी वही सबसे ऊंची रैंक वाला पेज होगा। इसी गणितीय तरीके को उन्होंने कहा पेज रैंक, लैरी पेज के नाम पर भी और पेज की रैंकिंग के लिए भी। कमाल का आइडिया है। हाँ, लेकिन इसमें एक छोटी सी दिक्कत थी। क्या हो अगर वो सर्फर कुछ ऐसे पेजों के जाल में फंस जाए जो सिर्फ आपस में ही लिंक करते हैं, बाहर का रास्ता ही नहीं है, या कोई ऐसा पेज जिस पर कोई लिंक ही ना हो? हाँ, तब तो वो वहीं फंस जाएगा या अटक जाएगा। तो इससे बचने के लिए उन्होंने एक और नियम जोड़ा। उन्होंने कहा कि 85% टाइम तो सर्फर लिंक्स पर क्लिक करेगा, लेकिन 15% टाइम वो अचानक वेब पर मौजूद किसी भी पेज पर रैंडमली कूद जाएगा, टेलीपोर्ट हो जाएगा। अच्छा, इससे क्या हुआ? इससे ये पक्का हो गया कि सर्फर कहीं फंसेगा नहीं। वो वेब के हर कोने तक पहुंच सकता है, चाहे डायरेक्ट लिंक हो या ना हो, और हर पेज को एक रैंक मिल सकती है। समझ गया। तो इसी पेज रैंक एल्गोरिदम के साथ उन्होंने अपना सर्च इंजन बनाया। हाँ, 1998 में। पहले नाम रखा था बैकरब। बैकरब? क्यों? शायद इसलिए कि ये बैकलिंक्स पर आधारित था। फिर नाम बदला गूगल, जो असल में एक बहुत बड़ी संख्या गूगल के नाम पर था, बस स्पेलिंग में गलती हो गई। अच्छा। और गूगल के नतीजे इतने अच्छे थे कि वो बहुत जल्दी सबसे पॉपुलर सर्च इंजन बन गया। सही बात है। ये सोचना भी अजीब है कि वेब जैसी चीज को ऑर्गेनाइज करने में भी मार्कोव का इतना पुराना आइडिया काम आ गया। और इसका इस्तेमाल यही नहीं रुका, ये हमारे स्मार्टफोन में भी है। कहाँ? टेक्स्ट प्रिडिक्शन में। जब हम टाइप करते हैं और फोन अगला शब्द सुझाता है, हाँ, ऑटो सजेस्ट, उसमें भी मार्कोव चेन है। उसका बेसिस वही है। असल में ये आइडिया क्लाउड शैनन ने, जिन्हें सूचना सिद्धांत का पिता कहते हैं, उन्होंने 1940 के दशक में ही मार्कोव के काम को आगे बढ़ाया था। अच्छा, शैनन ने क्या किया? मार्कोव ने तो सिर्फ स्वर और व्यंजन देखे थे, शैनन ने अक्षरों और फिर शब्दों पर ध्यान दिया।
उन्होंने देखा कि आप सिर्फ पिछले अक्षर के बजाय अगर पिछले 2-3 अक्षर या पिछले कुछ शब्दों को देखें तो आप ज्यादा अच्छे से अनुमान लगा सकते हैं कि अगला अक्षर या शब्द क्या होगा। मतलब जितना ज्यादा पिछला कॉन्टेक्स्ट देखेंगे उतनी बेहतर भविष्यवाणी होगी। बिल्कुल। आज के जो ऑटो सजेस्ट सिस्टम्स हैं या जो बड़े भाषा मॉडल्स LLMs हैं जैसे चैट GPT वगैरह, वो इसी मूल सिद्धांत पर बने हैं। वो पिछले टेक्स्ट के संदर्भ को देखकर अगला शब्द गैस करते हैं। लेकिन अब तो वो और भी कॉम्प्लेक्स हो गए होंगे। हाँ बिल्कुल। अब वो मार्कोव चेन से कहीं ज्यादा एडवांस तकनीकें इस्तेमाल करते हैं, जैसे अटेंशन मैकेनिज्म। ये मॉडल को बताता है कि भविष्य के लिए पिछले टेक्स्ट के कौन से हिस्से ज्यादा जरूरी हैं। पर जो मूल आइडिया है वो मार्कोव से ही जुड़ा है। लेकिन इसमें एक चिंता भी तो है कि अगर ये मॉडल खुद ही इतना सारा टेक्स्ट बनाने लगें और भविष्य के मॉडल उसी टेक्स्ट से सीखें, हाँ, तो कई भाषा एकदम एक जैसी उबाऊ ना हो जाए। ये एक बहुत वैलिड चिंता है। एक तरह का फीडबैक लूप बन सकता है जो भाषा की विविधता को कम कर दे। इसे मॉडल कोलैप्स भी कहते हैं शायद। ये दिखाता है कि मार्कोव चेन जैसे मॉडल उन सिस्टम्स के लिए बहुत अच्छे हैं जिनमें मेमोरी कम होती है। मतलब भविष्य ज्यादातर वर्तमान पर निर्भर करता है, बहुत पुराने इतिहास पर नहीं। लेकिन जहां मजबूत फीडबैक लूप होते हैं, जैसे आपने कहा जलवायु परिवर्तन, हाँ, जहां तापमान बढ़ने से और वाटर वेपर बनता है जिससे तापमान और बढ़ता है, ऐसी चीजों के लिए मार्कोव चेन शायद पूरी कहानी ना बता पाए। सही कहा। अच्छा, तो अब वापस उस पहले सवाल पर आते हैं, ताश की गड्डी। हाँ, कितनी बार फेंटना चाहिए? बताइए। अगर आप रिफल शफल कर रहे हैं, मतलब गड्डी को आधा करके पत्तों को आपस में मिलाना। हाँ, वो जो कसीनो वगैरह में करते हैं। हाँ, तो गणितज्ञों ने मार्कोव चेन का इस्तेमाल करके ये कैलकुलेट किया है। हर संभव क्रम एक अवस्था है, हर शफल एक कदम, और नतीजा ये है कि 52 पत्तों की गड्डी को लगभग 7 बार रिफल शफल करने से वो सांख्यिकीय रूप से रैंडम हो जाती है। सिर्फ 7 बार? अरे वाह! हाँ, मतलब उसके बाद हर क्रम के आने की संभावना लगभग बराबर हो जाती है। लेकिन अगर वो वाला तरीका हो जो हम घर पे करते हैं, ओवरहैंड शफल, एक हाथ से दूसरे हाथ में थोड़े थोड़े पत्ते गिराना। ओह, उसमें तो बहुत ज्यादा बार करना पड़ेगा, शायद 2500 से भी ज्यादा बार। क्या बात करी हैं, 2500 बार? हाँ, वो शफल बहुत एफिशिएंट नहीं है पत्तों को मिक्स करने में। ये सब मार्कोव चेन मॉडलिंग से पता चलता है। कमाल है। तो इस पूरी कहानी का, इस पूरी यात्रा का सार क्या है? मार्कोव चेन हमें आखिर सिखाती क्या है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात यह है कि कभी-कभी बहुत जटिल दिखने वाले सिस्टम को समझने के लिए हमें उसके पूरे लंबे इतिहास को जानने की जरूरत नहीं होती। चाहे वो भाषा के अक्षर हों, या न्यूट्रॉन का रास्ता, या वेब का स्ट्रक्चर, या ताश के पत्ते। मार्कोव ने दिखाया कि कई सिस्टम के लिए आप सिर्फ उसकी वर्तमान स्थिति को देखकर भविष्य के बारे में काफी कुछ बता सकते हैं। वो मेमोरीलेस वाला गुण? हाँ, वही स्मृतिहीन होना ही उनकी ताकत है। ये हमें कॉम्प्लेक्सिटी को सरल बनाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका देता है। ये सोचने वाली बात है, हमारी जिंदगी में और कौन सी ऐसी जटिल चीजें हैं जिन्हें हम शायद इसी तरह देख सकते हैं? कहाँ हम बेवजह के डिटेल्स में उलझे रहते हैं जबकि पैटर्न सिर्फ वर्तमान में छिपा हो। बिल्कुल। और ये सब शुरू कहाँ से हुआ? एक गणितीय झगड़े से। शायद सिर्फ नेक्रासोव को गलत साबित करने की मार्कोव की जिद से, कोई बड़ी खोज करने की योजना से नहीं। तो ये थी मार्कोव चेन्स की कहानी, एक रूसी गणितीय बहस से शुरू होकर परमाणु भौतिकी, इंटरनेट सर्च और भाषा की भविष्यवाणी तक फैली हुई। हाँ, ये दिखाती है कि कैसे गणित के एकदम एब्स्ट्रैक्ट लगने वाले विचार भी हमारी रोजमर्रा की दुनिया को कितना गहरा बदल सकते हैं। बिल्कुल। तो अगली बार जब कोई ताश खेले या ऑनलाइन कुछ खोजे या फोन अगला शब्द बताए, तो शायद उन्हें आंद्रे मार्कोव और उनकी चेन्स याद आए। आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए। क्या हमारे अपने फैसले लेने का तरीका भी एक तरह की मार्कोव चेन जैसा है, जहां हमारा अगला कदम काफी हद तक हमारी अभी की हालत, हमारे मूड, हमारे हाल के अनुभवों पर निर्भर करता है, ना कि सालों पुराने अतीत पर? विचार कीजिएगा।